औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है, आज हमारे 10th क्लास थ्योरम्स का जो ये हमने कोर्स शुरू किया है उसका आज ये हमारा 5वां लेक्चर है। और आज हमारा थ्योरम है 9.2 है। इसमें जो पिछले थ्योरम्स हमने किए थे उसमें हमने काफ़ी तफसील से बहुत कुछ 9.1 जो था, जो लेक्चर नंबर 4 था, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें तफसील से बताई थी, लेकिन आप सरसरी सा फिर बता देते हैं। यहाँ पे जो हमारा आज थ्योरम है उसमें 3-4 चीज़ें जो हैं वो हमें चाहिए होगी, जो कि आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक है हमारा, सबसे पहला है कॉर्ड। ये अगर एक हमारे पास से ये सर्कल है और उसका सर्कल जो बनता है वो तो सेंटर के ऊपर बनता है। तो ये अगर ये सर्कल है तो इसमें ये कॉर्ड ये होगी कि इसके सर्कल के 2 पॉइंट्स के बीच का ये जो लाइन होता है इसे कॉर्ड कहते हैं। अब ये चाहे सेंटर से गुजरे चाहे सेंटर से ना गुजरे, ये सारी क्या हैं, ये सारी कॉर्ड्स हैं। ये ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, सेंटर से भी गुजर सकती हैं। तो ये क्या है, हमारी सारी कॉर्ड्स हैं। जो सर्कल के 2 पॉइंट्स के बीच में जो ये लाइन होती है, जो डिस्टेंस होता है, ये लेंथ जो होती है, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। लेकिन अगर यही सर्कल हो और उसको हम इस सर्कल का सेंटर ले लें और ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि बिल्कुल सेंटर से बीच में गुजर के जाए, तो ऐसी लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। तो ये इसमें भी कोई ऐसी शर्त नहीं है कि ये जो है बिल्कुल इस साइड पे होगी, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है, किसी किस्म की हो सकती है। तो ये होती है डायमीटर। और ये जो होती है ये हमारा क्या है, ये हमारा सारी कार्ड्स हैं। कार्ड्स में हमारी कोई शर्त नहीं है कि ये सेंटर से गुजरेगी, लेकिन डायमीटर जो है उसका सेंटर से गुजरना मस्ट है। तो ये हो गई कार्ड और ये हो गए डायमीटर। उसके बाद हमारा एक परपेंडिकुलर है। पिछले मैं लेक्चर में, पहले दूसरे लेक्चर में तफसील से मैं बता चुका हूँ कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि किसी लाइन के ऊपर ऐसे हो तो वो उसके साथ 90 का एंगल बनाती है। तो परपेंडिकुलर और 90 एंगल एक्चुअली दोनों क्या हैं, आपस में एक ही चीज के दो नाम हैं। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये ए बी है और ये क्या है, ये सी और डी है, तो ए बी के सी डी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है, यहाँ पे वो 90 का एंगल बना रही है, तो यहाँ पे भी 90 एंगल बनेगा, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। लेकिन अगर ये लाइन अब सीधी है तो ऐसा परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अब ये लाइन ऐसे हो गई, थोड़ी तिरछी हो गई, टेढ़ी हो गई, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा। इसी तरह अगर ये लाइन ऐसी है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा होगा। तो अगर ये इसी तरह की अब लाइन ऐसी हो गई तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर अब ऐसा होगा। ये हमारे हिसाब से नहीं होती सीधी लाइन, बल्कि जिस तरह की वो लाइन होती है उसी के हिसाब से उसका परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे 90 के एंगल बन रहे हैं। जिस तरह की लाइन है उसी तरह उसके ऊपर वो 90 का एंगल भी बन रहा है। तो ये है परपेंडिकुलर। उसके बाद हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल्स, जहां पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लें और इसके बीच में अगर हम दो एंगल ले लें, एक हो गया हमारा ये एंगल, एक हमारा ये एंगल हो गया। इन दोनों के एंगल चाहे ये फर्स्ट या क्या है 60 हो गया, ये कितना हो गया 120 हो गया। इन दोनों को अगर हम ऐड करें 60 प्लस 120 तो ये कितना बनता है 180 डिग्री। तो ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 180 के इक्वल हो तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स की हमें ज्यादा समझ ना आए तो ऐसे करें कि इन सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर एक हम ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक वो ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करें तो अगर पूरा वो एक हाफ सेमी सर्कल बनाए, आधा सर्कल बनाए, जिसको हम सेमी सर्कल कहते हैं, आधा सर्कल बनाए, तो वो क्या कहते हैं, उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। लेकिन ऐसे दो एंगल हों, तो अगर ये लाइन ऐसी हो तो ऐसे एंगल भी, सब इनके बीच में दो एंगल आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। जरूरी नहीं है लाइन ऐसी हो, लाइन ऐसी भी हो सकती है। इनके बीच में अगर ये दो एंगल आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। लाइन अगर टेढ़ी हो जाए तो भी उनके बीच में ऐसी लाइन आ जाए तो भी 180 एंगल्स होंगे। लेकिन अगर इस तरह का एंगल आए, उसके बीच में अगर दो एंगल आ जाए तो भी वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। इन दोनों के बीच में सम जो है वो 180 होना चाहिए। तो ये हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमारा जो आखिरी है, मैंने पिछले लेक्चर नंबर 4 में मैंने बहुत तफसील से सब कुछ ट्रायंगल्स के कांग्रुएंसी के बारे में बताया था कि कौन सी दो ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंट होंगी। तो ट्रायंगल फॉर एग्जांपल हम एक ट्रायंगल ये ले लें और एक ट्रायंगल ये ले लें। ये ए बी सी है और ये है डी ई और एफ। अब ये ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंट आपस में कब बराबर होंगे, जब 6 कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस हैं उसकी। उन 5 कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, पूरी हो जाए, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को हम कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल आपस में कांग्रुएंट हैं। कांग्रुएंट के मतलब इसको उठा लें और इसके ऊपर रखें तो इसके ये वाली साइड इसके ऊपर फिक्स आ जाएगी, ये वाली साइड इसके ऊपर फिक्स आ जाएगी, तीसरी वाली साइड तीसरी के ऊपर फिक्स आ जाएगी, ये एंगल ये फिक्स हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में
रेलिवेंट एंगल जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिक्स बैठ जाएंगे और बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बराबर आ जाएंगे। तो इसमें हम उसे कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब इनकी 5 कंडीशंस हैं, उनमें से एक कंडीशन ये भी है कि अगर एक ट्रायंगल की 3 साइड्स आपस में इक्वल हो तो, और दूसरी एंगल की भी उसके साथ आपस में, दोनों ट्रायंगल्स की आपस में तीन तीन साइडें आपस में इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। मतलब क्या है कि उसकी तीनों साइडें, बाकी सारे एंगल वो भी आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि किसी भी दो ट्रायंगल्स को अगर हमने इक्वल करना है तो उसकी हम सिर्फ 3 शर्तें पूरी करेंगे, 3 कंडीशंस, 3, या तो तीनों साइड में से कुछ साइडें हों या एंगल्स हों। तो अगर उनकी 6 जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इसकी जो साइड्स और एंगल्स हैं, उनमें से अगर हम 3 इक्वल कर लें तो बाकी इतनी ज्यादा मजीद उसको कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो 3 चीजें कभी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होती जब तक कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो अगर उसकी 3 साइड्स या एंगल्स या साइड एंगल या कोई ऐसी चीजें आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो समझ जाए कि उसकी 6 की 6 एंगल्स और साइड्स आपस में जो है दोनों मिलके आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि इक्वल हैं। तो ये साइड एंगल साइड, अगर एक की 3 साइडें और दूसरी की 3 साइडें आपस में इक्वल हो जाएं तो समझ जाएं कि वो तीनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें चाहिए थी। अब हम थ्योरम की चलते हैं अपना। आज हमारा थ्योरम जो है वो है 9.2, जो कि जिसकी हम स्टेटमेंट की तरफ चल रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम उसका फिगर भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले दी गई है हमें सबसे पहले कि ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सीधी लाइन होती है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, ए बी, सर्कल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ड्रॉन, जो कि खींची गई है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये सीधी लाइन है जो कि एक सर्कल ऑफ, ये सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ उसका ताल्लुक है। टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, ये एक सीधी लाइन है, ये ओ एन जिसको कह रहे हैं। अब ये सीधी लाइन तो है लेकिन स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन खींची कहां से गई है, सेंटर ऑफ द सर्कल से खींची गई है। और कहां से खींची गई, सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, और ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट के माने उसको बीचों बीच काट रही है। तो ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है ओ एन, और ये उसको कहां पे काट रही है, एक पॉइंट एन पे, और ये एन कहां पे है, ये एक कॉर्ड है उसका। जैसा मैंने पहले कहा था, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल की 2 पॉइंट के बीच का जो लेंथ होती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। ये सर्कल के 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन होती है, तो ये क्या है, ए और बी, ये एक कॉर्ड है और उसका एक मिड पॉइंट है एन। और ये एन कहां से मिला हुआ है, ये एक पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल ओ से मिला हुआ है। तो ये ओ एन जो है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। किस चीज के ऊपर पड़ी है, ये किसके ऊपर ड्रॉन है, ये ए बी के ऊपर ड्रॉन है। और ये उसके इसको ये लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जिसको हम ओ एन कहते हैं, ये कहां पे ड्रॉन है, ए बी के ऊपर है, लेकिन ए बी के कहां पे ड्रॉन है, बिल्कुल मिड में। क्यों, ये लफ्ज आया है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट के माने बीचों बीच काटना। तो ये ओ एन लाइन ने इसको बिल्कुल बीचों बीच काटा हुआ है इस कार्ड को। और ये इसके साथ एक शर्त ये दी गई है कि ये कार्ड तो है लेकिन ये डायमीटर नहीं है, यानी कि सेंटर से नहीं ड्रॉन होगी, ये सेंटर से नहीं गुजरेगी, इससे पास नहीं होगी। तो ये हमने एक ऐसी कार्ड दिया है जो कि सेंटर से नहीं पास, बल्कि सेंटर, ये सर्कल के 2 पॉइंट्स के बीच की लाइन है। और ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन ओ एन, जिसने इसको बिल्कुल बीचों बीच बाइसेक्ट किया है, इसको बीचों बीच काटा है। तो ये क्या होती है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि एक स्ट्रेट लाइन हो, उसने कॉर्ड को बिल्कुल बीचों बीच बाइसेक्ट किया हो, काटा हो, इंटरसेक्ट किया हो, तो वो क्या होगी, वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर क्या होता है। जब परपेंडिकुलर का नाम लिया जाता है तो समझ जाएं कि परपेंडिकुलर लाइन है लेकिन ये 90 का एंगल बना रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये एंगल जो है, ये 1 और 2 दोनों 90 एंगल होंगे। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये 1 और 2 90 एंगल हैं, तो समझ जाएं कि अब ये लाइन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों साइड पे आपस में क्या बनाती है, 90 का एंगल बनाती है। तो अब हमारा मेन मकसद क्या होगा, हमने ये शो करना है कि कहीं से भी हम को 2 करें और ये एंगल 1 और एंगल 2 को आपस में हम 90 शो करें। तो अब सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है कि ये एक सर्कल है जिसका ये सर्कल हैविंग सेंटर 8 पॉइंट ओ,
एक सर्कल है जिसका ये मिड पॉइंट क्या है, जिसको एक उसका सेंटर क्या है, जिसको सेंटर कहते हैं, उसका पॉइंट है O। और ये एक ओ एन एक स्ट्रेट लाइन है। ओ एन इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो एक कार्ड ऑफ द सर्कल है। ए बी लाइन इज द कार्ड ऑफ द AB line is the chord of the circle. N is the midpoint. N is the midpoint of AB. N जो है midpoint है AB का। इसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि अगर midpoint पे है N पड़ा, तो ये N का इस साइड का लेंथ और N के उस साइड का लेंथ, यानी कि इस साइड का लेंथ क्या बनेगा, AN बनेगा, और उस साइड का लेंथ क्या बनेगा, BN बनेगा। तो ये AN और BN आपस में इक्वल है, क्योंकि N बिल्कुल बीचों बीच है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो 3 इधर हो जाएगी, 3 उधर हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये AN जो है ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा BN के, क्योंकि ये N के बीचों बीच है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गिवन है। अगर हम इसके साथ एक और भी चीज कहते हैं कि O in joined N is joined with center O। ये O जो है उसके साथ ये joined है ये N। अब हम चल रहे हैं, ये हमारा क्या था, ये हमारा गिवन था। अब हम टू प्रूफ की तरफ चल रहे हैं। अब हमारा टू प्रूफ, और उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन लगा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा फिगर, और ये होगा टू प्रूफ। हमें क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ओ एन, ये परपेंडिकुलर है कहाँ, इसके ऊपर, एक कार्ड ए बी के ऊपर। ये स्ट्रेट लाइन जिसका क्या नाम है ओ एन है, इसको बीच में हम छोड़ देते हैं, और क्या है इस परपेंडिकुलर, मेन चीज क्या है, ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन ओ एन इस परपेंडिकुलर है टू द कार्ड, और कार्ड क्या है ए बी। तो अब हमारा क्या मकसद हो जाए, स्ट्रेट लाइन है जिसको हम कहते हैं कि ओ एन, ये हमारा हो गया ओ एन, और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर निशान ये होता है किसके ऊपर है, टू द कार्ड, और कार्ड कौन सी है, ए बी। तो ये हम हमने प्रूफ करना है। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, जो हमारा ऐसा काम जो हम प्रूफ करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे के अंदर करते हुए कुछ अपने मदद लेते हैं। तो अब हमारा क्या है कंस्ट्रक्शन, हम ये करते हैं कि ये जो हमारा ये ज्वाइनिंग करते हैं, ओ को हम ज्वाइन करते हैं ए से, और इसी तरह ओ को हम ज्वाइन करते हैं बी से। ये हमने ज्वाइनिंग कर ली है, ज्वाइंड ओ टू ए एंड बी, ये हमने ज्वाइनिंग कर ली है। अब हम चल रहे हैं अपने मुकदमे की तरफ, अपने काम को साबित करने की तरफ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि अब हमारा क्या है, अब हम देंगे प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ की तरफ चलेंगे, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। ये पहला पार्ट को कहते हैं स्टेटमेंट, और दूसरे को हम कहते हैं रीजंस। तो अब हम चलते हैं, ये जब हमने ओ को ए और बी से ज्वाइन किया, तो अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है। ये ट्रायंगल है ओ एन ए, ये एक ट्रायंगल हो गई, और ओ एन बी एक दूसरी ट्रायंगल है ओ एन ए। इन दोनों का हम आपस में मवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ओ एन ए, एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसी तरह ये कंपैरिजन के लिए होती है। और दूसरी कौन सी ट्रायंगल है, ओ एन बी, ये हमारी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का सिंबल है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल जो आपको नजर, एक इस साइड पे ट्रायंगल है, इसको मैं छुपा रहा हूं आपसे, ये ट्रायंगल, और एक इस साइड पे ट्रायंगल है ओ एन बी। इन दोनों का आपस में हम कंपैरिजन करते हैं, देखें हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होती है कि नहीं। इसका अगर हम देखें, ये ओ ए और ये ओ बी आपस में इक्वल हैं, ओ ए और ओ बी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ओ बी क्यों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये सेंटर से जो सर्कल के सेंटर तक का जो लेंथ होती है, ये जो ये डिस्टेंस होता है, ये दरअसल रेडियस होता है, ये रेडियस है।
तो ये भी रेडियस है, ये सेंटर से ए तक का फासला, ये भी सेंटर का पॉइंट है, और ओ से बी तक का फासला, ये बी भी सेंटर तक का फासला है, और यह भी ओ है, सेंटर है। तो ये दोनों क्या है, रेडियाई हैं, रेडियस हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल। दोनों क्या है, रेडियाई हैं गिवन सर्कल के। ये तो हमारी एक चीज हो गई। दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि हमारा ए एन, ये ए एन इक्वल है ये हमारे बी एन के। ए एन हमारा इक्वल है हमारे बी एन के। वजह क्या है, ये हमारा गिवन है, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ओ एन इज इक्वल टू बी एन। ये हमारा गिवन है, इसमें साफ वाज़ेह अल्फाज में हमने लिखा हुआ है कि ए एन इज इक्वल टू बी एन। इसको हम गिवन का प्रूफ देते हैं। तीसरी चीज ये हमारी ये है कि ये ओ एन साइड जो है ये तो इस ट्रायंगल में भी है और ये इस ट्रायंगल में भी है। तो हम क्या करते हैं, ओ एन कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन। अगर ये ट्रायंगल है तो भी हम यही होगी, 3 सेंटीमीटर की साइड हम फर्ज किया, और इस ट्रायंगल है तो इसमें भी 3 सेंटीमीटर की साइड होगी, यहाँ पे उसकी साइड तब्दील तो नहीं हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल में ओ एन साइड तो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमन साइड। और जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था कि अगर हम किसी ट्रायंगल को प्रूफ करते हैं तो उसके अगर हम सिर्फ 6 आइटम्स में से, यानी कि 3 एंगल और 3 साइड में से अगर 3 भी हम प्रूफ कर लें अपनी कंडीशंस के मुताबिक, हमारे 5 कंडीशंस हैं जो कि मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया था, उनमें से हम 6 में से 3 कंडीशंस को अगर हम 3 आइटम्स उसके अगर हम इक्वल कर लें तो ऑटोमेटिकली वो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, वो कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसकी तो 3 हो गई, 1 2 3, और तीनों साइड्स हैं, तो इसको तो हम कह सकते हैं कि हेंस ट्रायंगल ओ एन ए ये क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ट्रायंगल ओ एन बी के। तो इसकी क्या वजह है, तीनों साइड हैं। उस 5 कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी है कि उसकी तीनों साइडें एक ट्रायंगल की इक्वल हो दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के। अब तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल जो थी, एक ओ एन ए और ओ एन बी, ये दोनों आपस में इक्वल साबित हो गई, कॉन्ग्रुएंट साबित हो गई। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अगर ये कॉन्ग्रुएंट वेरीफाई होती हैं तो इसकी 6 के 6 आइटम यानी कि 3 साइड्स और 3 एंगल ये सारे आपस में इक्वल होंगे। तीन तो हमने साबित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जो हमने नहीं लिखे वो भी इक्वल होंगे। क्यों, ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब इसका हम कह सकते हैं कि इसकी इस ओ एन ए में ये एंगल नंबर 1 जो है, मेजरमेंट एंगल 1, ये इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल 2 के। क्यों, ट्रायंगल्स इक्वल हैं आपस में, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो क्या कह सकते हैं, इधर हम कह सकते हैं कि corresponding angles of congruent triangle। ये मैंने साइन लिख लिया है ट्रायंगल का, ट्रायंगल से, दोनों ट्रायंगल से क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे मैं इसको एक इक्वेशन को जरा हाईलाइट करने के लिए एक नाम दे देता हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। लेकिन अगर हम देखा जाए तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सप्लीमेंट्री एंगल से बताया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन इधर से लेकर इधर तक का हम फासला करें और इसके बीच में दो एंगल आए, चाहे जिस किस्म के भी हो, 10 और 170 हो, 60 और 120 हो, 90 90 हो, जिस किस्म के भी दो एंगल हो, लेकिन उनके दोनों एंगल्स का मजमुआ ये एक स्ट्रेट लाइन बने, तो वो क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो ये भी देख लें कि 2 एंगल और यू एंगल, इधर से हम इसका ट्रेवलिंग शुरू करें इस तक आए तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है ना नीचे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये एंगल 1 और एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये मेजरमेंट में मैं साथ लिख लेता हूँ, ये दोनों कितने बनाते हैं, ये तो 180 डिग्री बना रहे हैं। क्यों 180 बना रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रेट लाइन है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का कानून जो है, सप्लीमेंट्री एंगल लिख लें या सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट लिख लें, एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम ऐड करें तो 180 बना लें। लेकिन यहाँ तो इक्वेशन नंबर 1 में तो हमने पढ़ा था कि 1 और 2 इक्वल हैं, और यहाँ पे अगर हम इक्वल ना दोनों एंगल जमा ऐड कर लें तो 180 बना रहे हैं। क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 में एंगल नंबर 1 जो है वो इक्वल है वो एंगल 2 के, तो इस एंगल 2 की जगह पे हम एंगल 1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं इक्वेशन नंबर 1 में। और यहाँ पे मैंने 180 लिख लिया, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एंगल 1 तो अपनी जगह पे मैंने लिख लिया, एंगल 2 की जगह पे मैंने क्या लिखना, एंगल 2, उसकी
किया मैंने एंगल 1 लिया, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है, तो एक की जगह हम दूसरे को लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, किसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 की रूप से हमने क्या कर दिया, एंगल 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया एंगल 1 के साथ। तो ये तो एंगल 1 और ये एंगल 1, इसको समझ लीजिए x है और ये भी x है, तो अलजेब्रा में x और x से क्या बनता है 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 मेजरमेंट एंगल 1 हो जाएगा 180 डिग्री पे। ये हमने क्या कर दिया, सॉल्व लाइक टर्म्स, तो अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया। x प्लस x से क्या बनता है 2x, तो इस तरह मैंने एंगल 1 और एंगल 1 को हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा 2 एंगल 1 हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ एंगल 1 चाहिए, तो इसका मैं क्या करूंगा, दोनों साइड्स को मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 आ जाएगा। ये 180 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 90 एंगल आ जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 जो है हमारे पास 90 आ गया है। इसको हम इक्वेशन नंबर कह सकते हैं, ये हो गया। तो ये अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, तो सिमिलरली एंगल 1 और एंगल, अगर एंगल 1 90 है तो एंगल 2 भी 90 होगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है आपस में। सिमिलरली हम तो ये भी कह सकते हैं कि अगर एंगल 1 90 प्रूफ हो गया है तो एंगल 2 भी 90 होगा, मेजरमेंट एंगल 2 भी 90 होगा। क्यों, उसकी क्या वजह है कि वो 90 क्यों प्रूफ होगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर अगर मैं 3 का नाम दे दूं, वो क्यों होगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 की रूप से, इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहे हैं कि 1 और 2 इक्वल हैं, तो 1 90 है तो 2 भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, वही 90 हो जाएगा। क्यों, इधर हम वही रीजन लिख रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो ये इसका मतलब तो ये हो गया, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल है मेजरमेंट एंगल 2 और इक्वल है 90 डिग्री के। ये हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ये हमने इक्वेशन 2 और 3 को हमने यकजा किया तो क्या बना है, मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 2 बोथ इक्वल भी हैं और साथ में 90 के बराबर भी हैं। और जब मैंने लेक्चर के शुरू में मैंने कहा था कि जब भी कोई एंगल 90 आ जाए तो वो जिस लाइन पे बनेगा तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसका क्या मतलब हो गया, इट मींस कि ये जो है ये एंगल 1 और एंगल 2 कहां बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 कहां पे बन रहे हैं, ये तो ON पे बन रहे हैं। तो ये ON क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। 90 एंगल जब आएगा परपेंडिकुलर बनेगा, जब परपेंडिकुलर बनेगा वो एंगल 90 होगा। ये 90 और परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 90 प्रूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये ON जहाँ पे ये 1 और 2 बने हो, कहां पे बने हैं, तो 1 पे बने हैं। तो ये ON के दोनों साइड में बने, तो इसका मतलब हो गया कि ये ON परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ नहीं हो गया, ये तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 एंड मेजरमेंट एंगल 2 ये बन रहे हैं ड्रॉन ऑन ON, ड्रॉन ON पे बन रहे हैं, ON एंड AB, ON और AB पे बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे और यही तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। जैसे आप देख सकते हैं ON परपेंडिकुलर है AB के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ which is our required proof। उम्मीद है मैंने बहुत तफसील से, छोटा सा थ्योरम था लेकिन मैं बहुत तफसील से मैंने आपको समझा दिया है। इसमें कोई एक एक पॉइंट जिसका जरा सा भी इसके साथ ताल्लुक था थ्योरम के साथ, चाहे कार्ड था, चाहे डायमीटर था, चाहे परपेंडिकुलर था, चाहे साइड थी, चाहे जो भी था, सेंटर ऑफ द सर्कल था, परपेंडिकुलर था, ये सब चीजें मैंने इंतहाई तफसील से बता दी हैं। लेक्चर बहुत लंबा हो गया है लेकिन उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा हौसला अफजाई के लिए, और ये आपके सब्सक्राइब करने से हमें
लेक्चर हम आगे और ज़्यादा लोगों को शौक से बनाएंगे। और दूसरी बात ये कि उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसको शेयर भी करना चाहें तो आप डाउनलोड करके इसको दूसरे फोरम्स पर इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। और आप चाहे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें या जिस तरह भी आप इसको यूज़ करना चाहें, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो ये है कि हम मैथ्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि इसको हम जितने ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाऊँ। तो इसके लिए हमें आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत होगी। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, इसको लाइक करना ज़रूरी है, कमेंट करना ज़रूरी है। तो आपके रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। तो आज तक इतना ही, इंशाल्लाह अगले थ्योरम के साथ फिर बहुत जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। होगी।